11, दैट इज फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वो रीड आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मीन्स चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। सो प्रोविजंस मीन्स लॉज, कानून, ठीक है। यानी कि अगर हमें अपने कुछ लॉस में कुछ चेंज करना है, ठीक है, लॉस में हमने कुछ चेंज किया है तो उसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्बिट्ररी, इट सिंपली मीन्स अनफेयर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंसेंसस, इट मीन्स ऑप्शन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप अग्री विद। यानी कि अगर एक ग्रुप में, ठीक है, किसी ने एक ने सजेशन दिया है कोई अपने ग्रुप के लिए, ठीक है, यानी कि मान लो क्लास में कोई प्रोजेक्ट है एंड प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रुप है, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे ने सजेशन दिया है कि हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, ठीक है, एंड बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी अग्री करेंगे, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, अग्री करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे एक बेस रखेंगे, ऐसे करेंगे, सो दैट मीन्स कंसेंसस, ठीक है। दैट इज ऑप्शन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप अग्री विद। नेक्स्ट वन इज सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स सुप्रीम पावर, यानी कि हमारा अधिकार, मतलब कि अगर हमारे पास अब हमारे पास पावर है, हमारे पास अब हम इंडिपेंडेंट है कि हमें अपने देश के लिए क्या क्या सही है, हमारे देश के लिए क्या सही है क्या नहीं, वो हमारा अधिकार हमारे पास अपना खुद का है, ना कि कोई दूसरी कंट्री आके हमें बोलेगी कि हाँ आपको ये लो अपनी कंट्री में पास करना है, नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोनार्की। मोनार्की मतलब हेड ऑफ स्टेट इज ए किंग, यानी कि जहां पर राजा महाराजों का जहां पर राज होता था, रूल होता था, तो दैट मीन्स मोनार्की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक। सो रिपब्लिक मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ आवर टॉपिक इज दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, ठीक है। नाउ what is the meaning of constitution? Basically the meaning of constitution means it is a written document, यानी कि ये क्या है, written document है, ठीक है, that contains rules and regulations, ठीक है। so it is a written document that contains rules and regulations by which the country is governed, यानी कि ये मतलब कि इसको ये एक रिटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी कंट्री के सारे रूल्स हैं, ठीक है, लॉस वगैरह हैं, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी पूरी कंट्री को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, कंट्री को चलाते हैं, ठीक है। हमें कुछ रूल्स जो है हम फॉलो करते हैं ना, सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? It provides a set of basic rules for the coordination amongst members of society, यानी कि इससे हमें कुछ ऐसे रूल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे जिससे हमारी सोसाइटी में जो आपस में क्या रहती है, कोऑर्डिनेशन बन जाती है, सभी में क्या रहती है, कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में किसके पास पावर है कि वो क्या कर सके, हमारी कंट्री के लिए डिसीजंस ले सके। हम किसी एक को पावर देते हैं कि हाँ वो हमारी कंट्री के लिए क्या करे, डिसीजन मेकर बने। नाउ नेक्स्ट इज सेट लिमिट्स ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को क्या दिया, पावर्स दी है, ठीक है, यानी कि उसने किस किस फील्ड में किस किस को क्या क्या दी है, पावर्स दी है, बट उसमें लिमिट्स भी है, ऐसे नहीं कि उनके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लिमिट्स, सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशंस मतलब कहते हैं इच्छाएं, मतलब कि गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, ताकि जो सोसाइटी है, जो पीपल है, ठीक है, सोसाइटी के जो पीपल है, उनकी जो जो इच्छाएं है, ठीक है, उनके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करती है, यानी कि जो बदलाव हम चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा क्या करते हैं, पूरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री के लिए हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जिससे कि क्या है, हमारी कंट्री क्या करे, डेवलप करे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारी कंट्री को पूरी को डिफाइन करता है, ठीक है, कि कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है,
एंड इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पूरी हमारी जो सोसाइटी, जो हमारी कंट्री है, वो क्या करेगी, रूल्स को क्या करेगी, कुछ रूल्स ऐसे होंगे जिनको हम फॉलो ही करते हैं, यानी कि जितने भी रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उसे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी नीड द नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो जो ये हमारा प्लान है सारा, ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन ने बनाया था, दिस इज बिफोर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी कि जब हमारे इंडिया का जो पार्टीशन नहीं हुआ था। ठीक है, सो इसमें क्या था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स होते थे, 389 मेंबर्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स। ठीक है, जिसमें से जो 292 मेंबर्स थे वो किसके थे, ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के अंडर था। ठीक है, 93 सीट्स किसकी थी, प्रिंसली स्टेट्स की। सो प्रिंसली स्टेट्स कौन से होती हैं, जहां पे किंग का रूल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ जो 3 सीट्स थी वो किसके अंडर थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर थी। ठीक है, नाउ जो प्रोविंस एंड प्राइमरी स्टेट अलॉट सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, दैट इज 1:10 lakhs। यानी कि जो हमारी ये प्रोविंसेस एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको सीट्स कैसे दी जाती थी, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो थी वो सीट्स अलॉट की जाती थी, यानी कि 1:10 lakhs। मतलब कि जो एक 10 लाख का ग्रुप था, मतलब कि 10 लाख पॉपुलेशन में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव, उनकी किसी एक को सीट अलॉट की जाती थी। 10 लाख में से किसी एक को सीट क्या की जाती थी, अलॉट की जाती थी। नाउ उसके बाद क्या था, जो इसमें जो वोटर्स थे, यानी कि जो वोटिंग सिस्टम था, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट वन इज जनरल, सेकंड वन इज मुस्लिम एंड थर्ड वन इज सिख सीट्स। ठीक है, सो इसमें क्या था, जनरल को कितनी सीट्स प्रोवाइड थी, 210 सीट्स, मुस्लिम्स को 73 एंड सिख को कितनी थी, 4 सीट्स थी। नाउ जनरल कैटेगरी में, मतलब कि मुस्लिम एंड सिख सिर्फ इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारी इन दोनों कम्युनिटीज को छोड़ के बाकी सारी कम्युनिटीज इसके अंदर थी, यानी कि हिंदू है ना, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज थी वो सारी किसके अंदर आती थी, जनरल के अंदर आती थी। यानी कि उनको टोटल 210 सीट्स थी, 73 थी मुस्लिम्स को एंड 4 सीट्स थी सिख्स को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रूल क्या बनाया था कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे या फिर कोई भी सिख कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, वो जनरल कैटेगरी के लोग को वोट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि अगर मुस्लिम्स को कोई वोट करेगा तो वो सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं जो मुस्लिम कैटेगरी पे करेंगे, कम्युनिटी को वोट करेंगे। एंड जो सिख कम्युनिटी है उसको सिर्फ सिख लोग ही क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं, वो इसको या इसको वोट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो बंदा जिस कैटेगरी का है वो उसी कैटेगरी को क्या करेगा, वोट करेगा। ठीक है, एंड जो इसमें वोटिंग मेथड था वो क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि ये कैसा मेथड है, मान लो हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एंड पहले वाले को उन्होंने अलॉट कर दिया कि सेकंड वाली कैटेगरी को अलॉट कर दी। ठीक है, दूसरे वाले को थर्ड वाले कर दी एंड इसको फर्स्ट कर दी। ठीक है, तो यानी कि जो फिर दूसरा आएगा उसको फर्स्ट वाली कैटेगरी दे दी, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड वाली दे दी। ठीक है, यानी कि सभी को एक ही कैटेगरी अलॉट की जाती थी और वो उसमें क्या करते थे, वोट करते थे। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे की कम्युनिटी को क्या है, वोट नहीं दे सकते। ठीक है, उनको अपने अपनी कम्युनिटी को क्या देनी पड़ेगी, वोट देनी। सो नाउ वी विल डू कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया का जब पार्टीशन हो चुका था तो उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कंपोजिशन रहा। ठीक है, तो सो एज वी नो दैट ऑन 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कि हमें 15 अगस्त को क्या मिल चुकी थी, आज़ादी मिल चुकी थी। एंड इट्स नेचुरल कि जब कुछ देखो, अब हमारे जितने भी मेंबर्स थे टोटल 389 मेंबर्स थे। ठीक है, 389 मेंबर्स हमारे जितने भी थे वो सारे ओवरऑल, यानी कि पहले पार्टीशन के जब हमारे पार्टीशन नहीं हुई थी तो वो ओवरऑली सभी में से इलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो जब पार्टीशन के बाद जो हमारा जितना हमारा एरिया पाकिस्तान के पास गया, यानी कि उतने एरिया में से भी हम क्या करते थे, मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। तो उसके बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मद्रास में, ठीक है, जनरल सीट्स कितनों को मिली, 45 को। ठीक है,
एंड मुस्लिम सीट्स कितनी थी, टोटल 4, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे में टोटल जनरल सीट्स थी 19 एंड द मुस्लिम सीट्स आर 2। देन NWFP में टोटल जनरल सीट्स थी 16 एंड मुस्लिम सीट्स कितनी थी 5। देन यूनाइटेड प्रोविंस में कितनी थी 47 जनरल सीट्स एंड 8 मुस्लिम सीट्स थी। देन ईस्ट पंजाब में टोटल कितनी थी 8 जनरल सीट्स थी, 4 सिख सीट्स थी एंड 4 क्या थी मुस्लिम सीट्स थी। नेक्स्ट बिहार में टोटल 31 जनरल सीट्स थी एंड 5 मुस्लिम सीट्स थी। उसके बाद सीपी एंड बराग में 16 कितनी थी जनरल सीट्स थी एंड 1 कितनी थी मुस्लिम सीट्स थी। एंड असम एंड उड़ीसा में असम की टोटल 6 जनरल सीट्स थी एंड ओडिशा की कितनी थी 9। सिमिलरली एंड मुस्लिम्स की कितनी थी, असम में 2 सीट्स थी एंड ओडिशा में कोई भी सीट नहीं थी, ठीक है। सो ऐसे करके इसको डिवाइड किया गया जनरल सिख एंड मुस्लिम सीट्स में। इसके अलावा भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली से लिया गया, मद्रास, ठीक है। एंड बल्कि टोटल 89 प्रिंसली स्टेट्स में से जो क्या थे इलेक्ट किए मेंबर्स, ठीक है। यानी कि इसमें से फिर इसके बाद टोटल जितने हमारे मेंबर्स बने, तो बिफोर पार्टीशन हमारी टोटल कितनी सीट्स थी 389 सीट्स थी, ठीक है। एंड जब आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया हमारी कितनी रहेगी 324 टोटल सीट्स हुई। बट जो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था उसमें सिर्फ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से 308 मेंबर्स ने क्या किया था, साइन किया था इसमें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, ठीक है। कौन कौन से उसमें किस किस का रोल रहा है ना, तो हम अब इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो हमारी फर्स्ट मीटिंग की गई थी इसमें इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। 9 दिसंबर 1946 में हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है वो हेल्ड की गई थी बाय सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। एंड ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय एंड इट वाज प्रेसिडेड बाय सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। एंड ऑन दिसंबर 11, 1946, सो 11 दिसंबर को जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कब, ऑन 11 दिसंबर 1946 में। नाउ ऑन दिसंबर 13, 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे जो देश के लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था उसको क्या किया था, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर से क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। एंड ऑन Jan 22, 1947 यानी कि 22 जनवरी को 1947 में ये जो अदर मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इसको अडॉप्ट भी कर लिया था, ठीक है। यानी कि सारा बन गया था एंड जो मेंबर्स थे उन्होंने 22 जनवरी को उसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो एक तरह हमारे लिए प्लेज की तरह था, ठीक है। इसको एक प्लेज की फॉर्म में था, ठीक है ये। एंड वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे डिबेट हुआ एक तरह से, ठीक है। यानी कि इसके हर एक इशू कोई भी एक लोग बनाया तो उसके लिए इनका बहुत सारा मतलब कि डिबेट हुआ आपस में, ठीक है। बल्कि देयर वर मैनी डिसएग्रीमेंट्स व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंस वर मैनी, यानी कि बहुत सारे डिफरेंस है। यानी कि वो हर एक चीज के लिए सोचते थे कि स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या क्या राइट देने चाहिए, जुडिशरी को क्या राइट्स देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए, है ना। यानी कि इंडिया को सेंट्रलाइज होना चाहिए, नॉन सेंट्रलाइज अडॉप्ट सेंट्रलाइज करना चाहिए, नॉन सेंट्रल अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लॉज पे उनका डिबेट्स हुआ था। ओनली एक सिंगल ऐसा लॉ था जो बिना डिबेट किए पास किया गया था, यानी कि पहली बार में उसको क्या कर दिया गया था, पास, दैट इज वोटिंग। यानी कि उसमें उन्होंने जो हमारा वोटिंग के लिए था कि कोई भी एक पर्सन वोट कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को अपनी मनपसंद से, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, ठीक है। एंड पहले हमारा 21 प्लस होता था, मतलब 21 ईयर से अलॉट किया जाता था वोटिंग, बट लेटर ऑन, ठीक है, उसको 18 किया गया, ठीक है। यानी कि 18 से एट द एज ऑफ 18 वी आर एबल टू वोट, ठीक है। यानी कि दिस सिर्फ एक
एक यही ऐसा लॉ था जिसको बिना डिबेट किए क्या किया गया था, पास किया गया था। एंड जो ये हमारा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज हमेशा मेमोराइज की जाती है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिबेट हुआ था इसको मेकिंग, इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हम अमेरिका है ना, कोई भी वॉर को जैसे मेमोराइज की जाती है इन द हिस्ट्री में, जैसे हम उसको मेमोराइज करते हैं, वैसे इन द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है। नाउ लेट्स रीड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। सो इट कंटेन्स 8 पॉइंट्स टोटल, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक, यानी कि उसका फर्स्ट मोटिव क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, कि इंडिया क्या होगी हमारी, इंडिपेंडेंट होगी, आजाद होगी, ठीक है, एंड सॉवरेन होगी, यानी कि हमारे जो डिसीजंस है वो हम क्या करेंगे, खुद लेंगे, ठीक है, यानी कि कोई दूसरी कंट्री आके हमारे देश के लिए कानून नहीं बनाएगी, अपनी कंट्री के लिए हमें क्या करना है वो कानून हम खुद बनाएंगे। एंड रिपब्लिक होगी, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ इजराइल, यानी कि जैसे ब्रिटिश टेरिटरीज थी, प्रिंसली स्टेट्स होगी, है ना, अलग अलग जैसे छोटी छोटी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी ना, तो इंडिया ने उन सभी को कहा था कि आप सभी आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को बोला था कि अगर आप इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हो तो क्या हम एक यूनियन में रह के बनेंगे, एक यूनियन होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जितने भी अब हमारे इंडिया में टेरिटरीज बनाई गई थी, ठीक है, उन सभी जितने भी टेरिटरीज का यूनियन के जो हमारे इंडिया के साथ आई थी, उन सभी को क्या किया था, उनकी ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एक्सेस, मतलब कि उनको उनके सारे अधिकार, ठीक है, बल्कि उनको सारे अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है, उनको फ्रीडम पूरी दी जाएगी, एंड उनकी जो गवर्नमेंट होगी वो अपनी पावर्स का यूज कर सकती है अपनी टेरिटरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ सॉवरेन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल, यानी कि जितने भी अथॉरिटीज थी, जितनी भी पावर्स थी, वो सारी किसके लिए बनाई गई थी, पीपल के लिए बनाई गई थी, ये सारी इंडिया के पीपल के लिए बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर्ड, मतलब कि जितने भी इंडिया के पीपल थे, ठीक है, उन सभी को, ठीक है, सिक्योर यानी कि सेफ रखा जाएगा, उनको ग्रांटेड दी जाएगी, ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी में चाहे माइनॉरिटी में, सभी को क्या दी जाएगी, सिक्योर, यानी कि उनको सेफ रखा जाएगा, ठीक है, उनकी सेफ्टी की पूरी क्या होगी, गारंटी होगी। नेक्स्ट द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड्स, यानी कि सिर्फ जो मेजोरिटी में होंगे, ठीक है, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में होगी, सिर्फ उसी के लिए, यानी कि सेफ्टी, उसी के लिए सारे रूल्स बना दिए, ठीक है, उसी को सारे कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा, नहीं, बल्कि जो बैकवर्ड एरियाज होंगे या ट्राइबल एरियाज होंगे, ठीक है, या कोई भी डाउनवर्ड, ठीक है, एरिया होंगे, उन सभी को क्या दिया जाएगा, उनकी भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए भी लॉज कानून बनाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि सभी को बराबर रखा जाएगा, जो मेजोरिटी कम्युनिटी को दी जाएगा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, मतलब कि जो भी हमारी, जैसे हमारा एयर, लैंड, ठीक है, मतलब कि ये तीन चीज, लैंड, सी, एयर, इस पे हमारी इंडिया का क्या होगा, मतलब कि सभी का एक सेम बराबर अधिकार होगा, ठीक है, सभी का अपने लैंड पे भी अधिकार होगा, सी पे भी अधिकार होगा, एयर पर भी क्या होगा, अधिकार होगा, ठीक है, एंड इट्स अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, ठीक है, एंड द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सभी को हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपनी जो हमारे इंडिया के अंदर जितना भी लैंड है ना, या फिर जैसे नीचे पेनिनसुला है हमारे, ठीक है, ईस्ट वाटर, यानी कि हमारा पूरा अधिकार कि हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स सी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है। फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में एक इफेक्टिवनेस देने के लिए उसने क्या किया था, बैलेंस्ड अरेंजमेंट्स बनाए थे, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस रखा था कि गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर कैसे देनी है, ठीक है। उसके बाद द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल,
यानी कि हमारा जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सभी को इक्वल क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, राइट्स मिलेंगे सभी को। एंड जो हमारी गवर्नमेंट है वो पीपल के यानी कि लोगों की भलाई के लिए क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू बैलेंस अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले टॉपिक में कि जो हमारे हर एक इशू पे, ठीक है, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें हर एक इशू पे क्या किया गया था, डिबेट हुआ था। तो ये वही पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए उनकी पावर्स को, ठीक है, उनके जो क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उस पर बहुत सारा इन्होंने लॉट ऑफ टाइम किया गया था, स्पेंड किया था, ठीक है। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड फेडरल अरेंजमेंट्स। यानी कि तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन सी फॉर्म अडॉप्ट की थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म है जो अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। एंड फेडरल अरेंजमेंट्स, यानी कि इसका मतलब है कि जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को किस तरह की ये चीज क्या डिसाइड करेगी, हमारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को किस तरह की पावर दी जाएगी, ठीक है। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को उनके क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है। यानी कि इसको डिवाइड करके, यानी कि दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, ये वो चीज डिसाइड करेगा, जिससे इजिली डिसाइड किया गया था कि सभी को अलग अलग उनकी राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो एज वी नो दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, वो क्या जो कि कौन थे, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने अलग अलग कंट्री में क्या किया था, विजिट किया था और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रीड किया था ताकि हम इंडिया के लिए बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ठीक है। एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर वो 64 लैक्स हुआ था, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया ये कि अलग अलग कंट्री में से क्या क्या जो हमने क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लॉ थे जो हमने बाहर से लिए थे। सो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली थी, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड देन यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने क्या क्या लिया था, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी। यानी कि जो हमने आइडिया लिया था कि हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी को अलग अलग पावर्स देंगे, सो वो हमने कहाँ से लिया था, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में से। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, यानी कि सभी को फ्रीली ट्रेड करने दिया जाएगा, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था, वैसे ही हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन में जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो हमने किससे ली थी, कैनेडियन गवर्नमेंट से ली थी। So this is the first chapter of the political science. Now we will discuss about the chapter number 2 in our next video.